पीपल लाइक टू स्पेंड, जब लोग थोड़ा उनकी इनकम लेवल बढ़ते हैं तो पीपल लाइक टू स्पेंड मनी ऑन डिस्क्रिशनरी आइटम, जैसे गाड़ी को अपग्रेड करना, नया मोबाइल फोन ले, छुट्टी मनाने हॉलीडेज पे जाना। तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बोलते हैं बिकॉज ये नेसेसिटी नहीं है, छुट्टी मनाना आपके पास ऑप्शनल है। जो इंडिया अब इस सेगमेंट में पहुंचता जा रहा है कि हमारी इकोनॉमी अब रिच कंट्री धीरे धीरे अगले टाइम में स्ट्रक्चरली बढ़ती जाएगी, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ती जाएगी, ऐसे में डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ती जाएगी। See, if you are somebody who is already overweight in small and mid cap and आपने काफी गेन भी बना लिया है, I think for definitely for incremental money, आपके पास कोई भी नया पैसा आता है इक्विटी में डालने के लिए, डेफिनेटली दैट मनी शुड नॉट गो टू स्मॉल एंड। ऐसा नहीं है कि स्मॉल एंड मिड कैप में सभी स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पे वैल्यूएशन एकदम ओवर स्ट्रेच्ड हो गई है और कुछ भी पैसा नहीं बन सकता। नो, आई डोंट बिलीव सो। अब आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जिसको इक्विटी के रिटर्न तो अच्छे लगते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हो, बट आपको लगता है अगर मेरे 100 रुपए की वैल्यू 70 हो जाएगी तो मैं इतना पे नहीं देखना चाहता या नहीं देखना चाहती। तो ये कैटेगरी आती है पिक्चर में जहां आपको पार्टिसिपेशन मिलता है बट एट द सेम टाइम वॉलेटिलिटी बहुत कम हो जाती है। अब वॉलेटिलिटी कम ये कैसे करते हैं? इनफैक्ट एक फर्क पड़ता है जब आप डेली एसआईपी करते हो। इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई एम अगेंस्ट डेली एसआईपी। हालांकि अगर कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो आई शुड बी न्यूट्रल कि भाई किसी में भी कर दो, बट यू नो इट इज ए पेन। यू विल हैव 250 ट्रांजेक्शंस इन अ ईयर इन योर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इन योर बैंक अकाउंट, नंबर 1। यूजुअली इन्वेस्टर 3-4 एसआईपी चलाते हैं, तो सोचो अगर 4 एसआईपी चलती है और चारों डेली एसआईपी है तो 1000 ट्रांजेक्शंस है। SIP is a great tool to bring discipline. Top-up SIP is another great tool to bring discipline for your future investment. आप SIP तो आपको डिसिप्लिन लेके आया कि हर महीने XYZ में इन्वेस्ट करूंगा। टॉपअप क्या लेके आया कि आपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भी आज ही डिसाइड करती कि मैं कहाँ डालूंगा। नहीं तो एवरी ईयर व्हेन यू हैव सरप्लस मनी यू हैव टू डिसाइड अब क्या करूं। समटाइम्स पीपल पुट लॉट ऑफ फोकस ऑन IRR, CAGR जिसको बोलते हैं, मेरे पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या आया। जो मैंने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया है उस पोर्टफोलियो का रिटर्न 15% CAGR है या 20% CAGR। कोई बोलेगा कि मैं जब से इन्वेस्ट करना शुरू किया है मेरे पोर्टफोलियो का रिटर्न 25% CAGR है, बट इन्वेस्ट कितना किया है? 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए। तो CAGR आपकी लाइफ नहीं चेंज करेगा। वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हाय एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं एंड वी ऑफ कोर्स ट्राई टू गेट समवन विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, लॉट ऑफ नॉलेज इन दिस पर्टिकुलर स्पेस। तो आज भी हमारे साथ वी हैव समवन वेरी रिनाउंड फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। ही इज मिस्टर मनोज जैन, हु इज द एसोसिएट डायरेक्टर, co-head product strategy at White Oak Capital AMC. Mr. Jain has a total experience of over 15 years in the asset management industry. He joined White Oak Capital AMC in Jan 2022 as Associate Director and is co-heading Product Department at White Oak AMC. He is responsible for product level strategy, product development and product communication across India for mutual funds, PMS and AIF. Before joining White Oak AMC, he was working with ICICI Prudential AMC as head for strategic products. He has worked under various departments like product development, product strategy and communication. He has experience in creating innovative solution-oriented features and developing quant-based valuation models. Mr. Manoj Jain has done his Masters in Finance from Maharishi Dayanand University in the year 2008. He is also a Chartered Financial Analyst, CFA Charter holder from the CFA Institute. Hello everyone and welcome back to Mutual Funds की बात. Thank you so much for joining us today. हम ये एपिसोड्स आपके लिए इतने टाइम से कर रहे हैं एंड वी गॉट सम अमेजिंग फीडबैक फ्रॉम ऑल ऑफ यू, सो थैंक यू सो मच। हर एपिसोड में वी ट्राई टू गेट समवन विद अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम दिस इंडस्ट्री एंड टुडे वी हैव विद अस मिस्टर मनोज जैन. He is the associate director at White Oak Capital AMC and Manoj, we are so thrilled to have you with us today. I think हम आपको पहली बार इंटरव्यू कर रहे हैं and we are truly excited to listen to all the answers that you have for us. थैंक यू सो मच, आपने हमें इनवाइट किया अपने शो के ऊपर एंड आपकी तरह मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ टू इंटरेक्ट विद योर ऑडियंस. Sure, thank you so much for joining us. So let's start with the questions, Manoj. So I think सबसे पहले ना हम जनरली इकोनॉमी से रिलेटेड सवाल पूछते हैं. अभी आई थिंक जो सबसे बड़ा स्ट्रेस या टेंशन की बात चल रही है वो ये है कि एक हमें लग रहा है कि शायद ग्लोबल स्टॉक मार्केट में रिसेशन होने वाला है या करेक्शन होने वाला है. आई वोंट से रिसेशन. And that's a big risk which the Indian stock market is facing as well. पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन मार्केट से पैसा पुल आउट कर रहे हैं
And I think one of the key factors for that would be the Fed is expected to increase the interest rate again. And of course, on top of all of this, we have the crude oil prices, which are not supporting. तो आपको क्या लगता है कि एज एन इक्विटी मार्केट इन्वेस्टर मुझे टेंशन लेना चाहिए और इज इट ओके? तो आपको मैं दो तीन आपको पर्सपेक्टिव देता हूँ एंड उसके बाद वी विल सम अप एवरीथिंग। ये पर्सपेक्टिव से मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो जैसे आपने क्रूड ऑयल का बात बोला और ये बात सही है कि इंडिया मेजोरिटी ऑफ आवर क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट हम इंपोर्ट करते हैं। तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो इसके चैलेंजेस क्या है, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा, एक तो हमारे देश से करेंसी ज्यादा बाहर जाएगी बिकॉज वी हैव टू बाय इन डॉलर, तो हमारे रुपी डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाता है। तो क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आती है, तो हमारे देश की इन्फ्लेशन बढ़ जाती है बिकॉज फ्यूल जो है इन्फ्लेशन का एक बड़ा पार्ट होता है। ऐसे में गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ती है जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट के ऊपर कंसर्न आ जाता है और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी बिगड़ जाता है। इन शॉर्ट हमारे मैक्रोस बिगड़ जाते हैं। जैसे हमने 2013 के आसपास भी देखा जब हम बोलते थे ट्विन डेफिसिट, कि करंट अकाउंट डेफिसिट भी आया इंडिया में, फिस्कल डेफिसिट भी आया, जिसकी वजह से हमारी करेंसी बहुत डेप्रिशिएट हो गई, जिसकी वजह से हम इन्फ्लेशन डबल डिजिट में पहुंच गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब भी हम देखें क्रूड ऑयल $90 के आसपास पहुंच गया है पर बैरल, तो ये सवाल आने ऑब्वियस हो जाते हैं बिकॉज पिछले पास्ट में हमने रिसेंटली ये देखा। बट अब मैं आपको एक और डेटा पॉइंट बताता हूँ। तो जब 2013 के आसपास ये ट्विन डेफिसिट की प्रॉब्लम आई, जब क्रूड ऑयल $110 पर बैरल पहुंच गया था, उस समय में और आज के समय में क्या डिफरेंस है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय हमारे देश का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल था तकरीबन $164 बिलियन, है ना। $164 बिलियन देके हम बाहर से क्रूड ऑयल मंगाते थे। और आईटी सर्विसेज, जैसे आप जानती है नवलती जी, इंडिया इज नोन फॉर आईटी एक्सपोर्ट। आईटी की सर्विसेज एक्सपोर्ट करके हमारे देश में तकरीबन 76 बिलियन डॉलर वापिस आते थे। तो भाई $164 बिलियन का क्रूड ऑयल मंगाया और $76 बिलियन का आईटी एक्सपोर्ट कर दिया, तो गैप था बहुत बड़ा। ज्यादा पैसा बाहर जाता था, कम पैसा आता था। टुडे जो एस्टिमेट है इन फाइनेंशियल ईयर 24, तकरीबन हमारा इंपोर्ट बिल क्रूड ऑयल का होगा $212 बिलियन। 164 से बढ़ के 212 हो गया। बट मजे की बात ये है, इंटरेस्टिंग थिंग ये है, आईटी सर्विसेज का एक्सपोर्ट का जो हमारा रेवेन्यू है वो बढ़ के हो गया है $211 बिलियन। तो जो प्रॉब्लम डेफिसिट की, करंट अकाउंट डेफिसिट की हमें आती थी क्योंकि हमारा आईटी एक्सपोर्ट कम था और इंपोर्ट बहुत बढ़ जाता था क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने से, वो काफी हद तक अब कम हो गया है बिकॉज उसको बैलेंस करने के लिए हमारी आईटी सर्विसेज का एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया। और वही सब चीजें आप देखिए स्टॉक मार्केट में पिछले 10 सालों में वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इज आईटी। इवन इफ यू कंसीडर ये जो पिछले 2 साल का टाइम करेक्शन हुआ है, उसके बावजूद भी अगर आप 10 साल का, क्यों? क्योंकि इन 10 सालों में आईटी एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया है। तो देखिए जब हम एब्सोल्यूट लेवल्स कंपेयर करते हैं, चीजें इतनी सिंपल नहीं है। दूसरी, आपने इंटरेस्ट रेट की बात करी, आप देखिए जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, पिछले अगर 4 से 5 इंस्टांसेस आप उठा के देखिए, जब यूएस ने, क्योंकि आपने यूएस की बात करी, जब यूएस ने ऑन एन एवरेज 190 बेसिस पॉइंट यानी कि 1.9% या एवरेज 2% अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए ऑन एन एवरेज, कभी ज्यादा कभी कम, कभी 300 बेसिस पॉइंट, कभी 100 बेसिस पॉइंट ऑन एन एवरेज। जब यूएस से इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है उस पीरियड में या उस पीरियड के 1 साल बाद, यूजुअली इंडियन इक्विटी मार्केट का रिटर्न एवरेज से ज्यादा होता है। तो ये जो सारी नंबर्स हैं, अगर आप इनको आइसोलेशन में देखोगे, कीपिंग ऑल थिंग कांस्टेंट, तो आपको लगेगा कि इनकी चीज, यही एक चीज है जिसकी वजह से मार्केट मूवमेंट होती है। बट दिस इज नॉट फैक्ट। लास्ट डेटा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ बिफोर आई कंक्लूड एवरीथिंग। देखिए ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमारे देश की जो सिचुएशन है वो डिटरमाइन करेगा, हमारे देश की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो डिटरमाइन करेगा कि हमारे देश की स्टॉक मार्केट से क्या रिटर्न बनेगा, और यूएस की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उससे डिटरमाइंड होगा कि उनके देश में क्या रिटर्न बनेगा ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, शॉर्ट टर्म में जब इतनी सब चीजें होती हैं किसी भी बड़े देश में, यूएस जैसे इतने बड़े देश में, उसका इम्पैक्ट सभी जगहों पे आता है। और आपने बोला एफआईआई, तो यू राइटली मेंशन, एक टाइम पे एफआईआई पैसा बाय कर देते, फिर निकालने लगे, फिर वापस लेके आए, निकाल दे, आगे क्या होगा? ऐसा क्यों होता है? It is not that they are negative on India. By the way, like my company, White Oak Capital, we are one of the largest foreign portfolio investors in India. तो जब लोग FIs, FPI की बात करते हैं, तो we are one of the largest India dedicated FPI in India. So we have brought in some $4.5 billion
over the last 6 years. तो FIIs को प्रॉब्लम इंडिया से नहीं है एक्चुअली, व्हाट वी रियलाइज। होता क्या है, जब FIIs पैसा डालते हैं इंडिया के अंदर तो वो एक बास्केट के थ्रू डालते हैं जिसको बोलते हैं एमर्जिंग मार्केट बास्केट। तो लेट्स से आप FIIs हो, आप क्या करोगे, 90% आपने डिसाइड किया कि आप यूएस या इस तरह के डेवलप्ड नेशन में डालोगे, 10% आपने डिसाइड किया एमर्जिंग मार्केट में डालोगे। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, FIIs या FPI, वो एक बास्केट में पैसे डालते हैं, लेट्स से MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स, जिसमें इंडिया की एक वेटेज है विच इज करंटली अराउंड 14%। तो जब पैसा निकालते भी है ना, कि अगर उनको रिस्क ऑफ है, वो थोड़ा एक्सपोजर काटना चाहते हैं, या उनको चाइना से कुछ इशू है, या रिसेंटली रशिया से कुछ इशू है, तो वो बास्केट से निकालते हैं जिसमें से इंडिया से भी पैसा निकल जाता है। तो इट हैज नथिंग टू डू कि दे आर नेगेटिव ऑन इंडिया, बट दैट कैन क्रिएट टेम्पररी इशू। बट मैंने अपने 15 साल के करियर में सीखा, जब भी FII सेलिंग की वजह से इंडियन इक्विटी मार्केट में करेक्शन आई है, वो हमेशा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो वी कैन नॉट discard this thing because of something happening in their country, they end up redeeming some money from risk asset जितनी भी emerging market होते हैं इनको risk asset बोलते हैं। In that we may also see some redemption, but that is one possibility. Having said that, most of the thing that we are discussing today, देखो क्या होता है, एक रिस्क की डेफिनेशन होती है कि रिस्क हैज टू बी अनसर्टेन, इट हैज टू बी समथिंग नोबडी शुड बी डिस्कसिंग अबाउट। ये जो टॉपिक है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, ओके, रिसेशन के कंसर्न है, क्रूड ऑयल इतना हो गया है, ये सब इतना ज्यादा डिस्कस हो गया है कि इसकी वजह से 30-40% करेक्शन आ ही नहीं सकती। That's true. For a 30-40% correction in the market, you need something which nobody is discussing, like COVID 3 years back, nobody was discussing. Like, for example, tech bubble हुआ, या तो जब भी 30-40% करेक्शन के लिए आपको ऐसे टॉपिक चाहिए जो कोई डिस्कस ना करता। जो भी टॉपिक डिस्कस हो जाते हैं उनसे सिर्फ वॉलेटिलिटी आती है, कोई लंबी करेक्शन नहीं आ सकती। See, I think the reason why I asked you this question was कि हमें सबको पता है कि जब हम एक्विटीज में इन्वेस्ट करें, हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आज जो हो रहा है उससे मुझे शायद उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जो हमारे फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं ना, मान लीजिए 22-year-old who wants to start investing in the market today, उसको कंसर्न होगा कि अरे मतलब इकोनॉमी कैसा कर रही है, दे वुड लुक एट इट सम, लुक एट दीज पैरामीटर्स। एंड आई थिंक दैट्स द रीजन वी आस्क दिस क्वेश्चंस, टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि ऑफ कोर्स शायद अभी आपको लग रहा है कि इकोनॉमी में थोड़ा इश्यूज हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए डजंट मैटर आज क्या हो रहा है, राइट? एंड आई एम श्योर एज वी प्रोग्रेस फर्दर, दिस इज अ पॉइंट यू विल ब्रिंग आउट इन योर कॉन्वर्सेशन एज वेल। So, okay, I'm going to ask you a very interesting question. There's a category of funds which we all know about. काफी flexibility है fund houses को to create these funds, which are the thematic funds. Time and again हमने देखा है कि बहुत सारी investment themes available रहती हैं. We have fund houses coming out with very interesting thematic funds, which give a lot of excitement to the investors, right? So ESG आया, infrastructure is such a big theme. And we have so many interesting thematic funds. तो आप हमें ये बताइए कि आज के टाइम में what are the new emerging themes जो एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से काफी इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, जो एक स्ट्रक्चर स्टोरी इंडिया में बनती जा रही है, मैं आपको एक कुछ नंबर्स बताता हूँ। इंडिया की पर कैपिटा इनकम आज की डेट में $2,500 से कम है, करीब $2,300 के आसपास है पर कैपिटा इनकम। अगर हम उन सभी कंट्रीज को एनालाइज करें जो एक टाइम पे $2,500 के आसपास थे, $2,000 के आसपास थे, बट आज $10,000 पे हैं, $20,000 पर कैपिटा इनकम पे हैं, तो एक ट्रेंड निकल के आता है। वो ट्रेंड क्या है कि जब एक कंट्री 2,000-3,000 पर कैपिटा इनकम से मूव होकर 5,000, 7,000, 8,000, $10,000 पर कैपिटा इनकम तक पहुंचती है, तो टिपिकली उस कंट्री में डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ जाती है। इसका क्या मतलब है कि पीपल लाइक टू स्पेंड, जब लोग थोड़ा उनकी इनकम लेवल बढ़ते हैं तो पीपल लाइक टू स्पेंड मनी ऑन डिस्क्रिशनरी आइटम, जैसे गाड़ी को अपग्रेड करना, नया मोबाइल फोन लेना, छुट्टी मनाने हॉलीडेज पे जाना। तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बोलते हैं बिकॉज ये नेसेसिटी नहीं है, छुट्टी मनाना आपके पास ऑप्शनल है। तो ये जो पूरा सेगमेंट है, जो इंडिया अब इस सेगमेंट में पहुंचता जा रहा है कि हमारी इकोनॉमी अब रिच कंट्री धीरे धीरे अगले टाइम में स्ट्रक्चरली बढ़ती जाएगी, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ती जाएगी, ऐसे में डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ती जाएगी। तो हम भी ज्यादा पैसा स्पेंड करेंगे गाड़ियां लेने में, अपग्रेड करने में, नए लेटेस्ट डिवाइसेस लेने में, छुट्टियां मनाने में, रेस्टोरेंट में जाके खाने में। तो ये जो पूरी थीम है, इस पे हम बहुत पॉजिटिव है और इस थीम को बोलते हैं कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी थीम। तो ये कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो थीम है वो है कि बढ़ते इंडिया
का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इंडिया ग्रोथ स्टोरी का बेनिफिट जो सबसे ज्यादा मिलेगा वो हमको लगता है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी थीम के अंदर है। And do you think consumer discretionary theme has become more famous after COVID? I mean, हमने काफी देखा है discretionary spending बढ़ा है COVID के बाद. So do you हाँ, think तो उसको कुछ रिवेंज बाइंग भी, ऐसा कुछ भी टर्मिनोलॉजी आया था, हाँ, तो कह सकते हैं। revenge buying and what not, right? हाँ 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 जी, कह सकते हैं। बट आई थिंक स्ट्रक्चरली, मतलब ये तो कोविड तो इज एन एक्सेप्शन कि भाई आपने एक साल तक कुछ नहीं किया तो ठीक है, एकदम आपको मौका मिला तो आपने अपने सारे अरमान पूरे करे। बट आई थिंक स्ट्रक्चरली भी देखो, जब ये कंट्री हम बोलते हैं कि इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड इन लार्ज इकोनॉमीज, तो इंडिया में एक चीज है, इंडिया में ग्रोथ है और साइज के साथ ग्रोथ है। Okay. लाइक हम जैसे हम बोलते हैं 7-8% से ग्रो कर रहे हैं हमारी कंट्री, तो देयर आर कंट्रीज जो 9-10% से भी ग्रो कर रही हैं, बट उनको कभी हाईलाइट क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका बेस बहुत छोटा है। हम जब $3.5 ट्रिलियन से 10% बढ़ते हैं नॉमिनल रेट पे, तो हम $300 बिलियन ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम उन कंट्रीज की बात कर रहे हैं जो $300 बिलियन की खुद कंट्री नहीं है। तो जब हम ग्रोथ की बात करते हैं कि इंडिया में स्ट्रक्चरल ग्रोथ है, हम अभी 5th नंबर की नेशन है वर्ल्ड में, आने वाले समय में हम 2030 तक 3rd नंबर के नेशन बन जाएंगे, तो हम इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि हमारी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि पॉपुलेशन किस रेट से बढ़ती है? टिपिकली 1-2% रेट से बढ़ती है एनुअली, लेकिन हमारी जीडीपी किस रेट से बढ़ रही है? नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है हमारी 10-11% के रेट से, लेट्स से 6-7% हमारी रियल जीडीपी और 4-5% हमारी इन्फ्लेशन। तो अगर हम 10-12% से बढ़ रहे हैं बट हमारी पॉपुलेशन 1-2-3% से ही बढ़ रही है, तो डेफिनेटली हमारी पर कैपिटा इनकम विल ग्रो। तो उसके साथ स्ट्रक्चरली अगर हमारी एवरेज इनकम बढ़ेगी तो स्पेंडिंग हैबिट भी बढ़ती है। Sure. Understood. So just adding on to this, do you think is there any part of the market which is overstretched right now, or do you see any signs of euphoria anywhere? Yeah, so this is interesting. So yeah, we do believe that I think I personally believe that micro cap stocks. So as you know, the top 100 stock by market capitalization are called large cap. The next 150 are called mid cap. The next 250 are called small cap. I think anything beyond 250 are called small cap. But let's say within that 500 से बाद के स्टॉक को माइक्रो बोलते हैं। हाँ, ऐसा बोल देते हैं। तो उस सेगमेंट में वी कैन क्लियरली सी कि काफी ऐसी कंपनी जिनकी पुअर गवर्नेंस है, जिनका बिजनेस मॉडल बहुत फ्रेजाइल है, बहुत लेवरेज बिजनेसेस है, इवन दोज कंपनीज आर डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट प्राइसेस। तो वहां पे ऐसा हमें लगता है कि काफी ओवर स्ट्रेच्ड है, थोड़ा फ्लोथ है। सेकेंडली कुछ थीम, जैसे एक थीम है डिफेंस थी, तो डिफेंस इज अ वेरी गुड थीम, बट क्या हो गया कि इतना ज्यादा उसमें बाइंग आ गई है, स्टॉक प्राइसेस अपने फंडामेंटल से बहुत आगे निकल गए हैं। तो करंट स्टॉक प्राइसेस आर डिस्काउंटिंग फंडामेंटल्स ऑफ 2 year ahead। तो ऐसे में क्या होता है, वहां से रिटर्न बनाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती जाती है और बहुत मुश्किल होता है कि वहां से आप कोई अच्छी कंपनी जो अभी भी फेयरली प्राइस्ड हो वहां से आप ढूंढ के ला पाओ। तो माइक्रो कैप सेगमेंट इज वन सेगमेंट। सेकंड, मैंने आपको बताया डिफेंस में it is increasingly becoming difficult to buy good company at a reasonable valuation। ये 2 सेगमेंट हमको लगते हैं कि थोड़े चैलेंजिंग है, यहाँ से अगले 2-3 साल में रिटर्न बनाना मुश्किल होगा। माइक्रो कैप्स इज डेफिनेटली वन कैटेगरी जहां आपको लग रहा है मुश्किल होगा। 2 इंटरेस्टिंग कैटेगरीज जिसमें इन्वेस्टर्स ने बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाए हैं अभी, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स। वी ऑल नो द स्टोरी, वी ऑल नो कि mid caps and small caps have done exceptionally well, if we look at that segment right now, and इसकी वजह से obviously बहुत inflows आए हैं in the mid cap and the small cap space। ये segment अब जो है थोड़ा overvalued है, and इसकी वजह से जो investors हैं they obviously quite frightened at this point in time। I'm myself a big time mid cap small cap investor। तो आपके opinion में how should an investor, how do we manage a situation like this? So if I'm an investor जिसने काफी पैसा इन्वेस्ट कर दिया है इसमें, तो मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैसे मैनेज करूं? Do you think I should rebalance my portfolio? What's the strategy I should follow? See, if you are somebody who is already overweight in small and mid cap and आपने काफी गेन भी बना लिया है, I think for incremental money, आपके पास कोई भी नया पैसा आता है इक्विटी में डालने के लिए, definitely that money should not go to small and mid cap। Also, see, we strongly believe right now that small and mid cap में ऐसा नहीं है कि small and mid cap में सभी stocks ऐसे हैं जहां पे valuation एकदम overstretched हो गई है और कुछ भी पैसा नहीं बन सकता। No, I don't believe so। हाँ, क्या वो अपनी fair value से ऊपर हैं as a segment?
अगर आप स्मॉल कैप को एक सेगमेंट करके देखो, लेट्स टॉक ओनली अबाउट स्मॉल कैप। स्मॉल कैप को एज अ सेगमेंट आप देखोगे तो क्या वो फेयर वैल्यू से थोड़ा ऊपर चले गए? आंसर इज यस। ऐसे में होता क्या है, फर्स्ट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉलेटिलिटी। Yeah. इफ यू आर बाइंग स्मॉल कैप टुडे, तो you should buy with a mindset that there will be far higher volatility in future as compared to what you have seen in last 1 year. Number one. Number two, even if you are investing for next 3 years, you should moderate your return expectation. अब आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन 20% CAGR की नहीं हो सकती इस लेवल से। तो जब आप बहुत चीप खरीदते हो, जैसे जून 2022 में, है ना, बिकॉज ऑफ ये रशिया यूक्रेन वॉर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड FIs पुलिंग आउट सम $35 बिलियन, स्मॉल एंड मिड कैप बहुत चीप हो गए थे। उस समय आपने बाय किया, तो जब आप चीप बाय करते हो आप 20% CAGR बना सकते हो। जब आप फेयर वैल्यू पे बाय करते हो तो आपको एवरेज रिटर्न बनता है। जब आप फेयर वैल्यू से ऊपर बाय करते हो तो आपको एवरेज से कम रिटर्न बनेगा, और आप फेयर वैल्यू से बहुत ऊपर बाय करते हो तो फिर शायद आप FD को भी बीट नहीं कर सकते 3 साल में भी। तो यहाँ से आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट होनी चाहिए। आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ से वॉलेटिलिटी बढ़ती जाएगी। एंड सेकेंडली, एज आई सेड, कि इंक्रीमेंटल पैसे के लिए यू शुड अवॉइड पुटिंग फ्रेश फ्लोज इन स्मॉल एंड मिड कैप, मतलब प्योर स्मॉल एंड मिड कैप स्ट्रेटजीज। So, is it time to rebalance my portfolio? Do you think अभी अगर मेरे पास एज एन इन्वेस्टर ज्यादा मिड कैप या स्मॉल कैप है, तो मुझे क्या थोड़ा निकाल देना चाहिए, कंसिडरिंग इट्स एनीवे अच्छे रिटर्न्स दे ही दिए हैं? तो देखो, 2-3 तरीके हैं। अगर आप एक SIP STP इन्वेस्टर है, फिर आप लॉन्ग टर्म SIP चला रखिए स्मॉल कैप मिड कैप में, तो आपको बस ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है और वो कभी भी आ सकती है। कब आएगी कोई टाइम नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि जून 2023 में, आज से 3 महीने पहले, ये नहीं बोला गया था कि स्मॉल कैप महंगे है ना। जून 2023 में भी ये बोला गया था स्मॉल कैप महंगे, बट आज देखो उस लेवल से ऊपर है। तो एक चीज हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, हम टाइम नहीं कर सकते। तो अगर आप एक SIP इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म की SIP चलाना चाहते हैं, आई डोंट थिंक आपको बहुत ज्यादा कुछ करना चाहिए। बट एक चीज क्लियर है कि जैसे मैंने बोला कि एटलीस्ट जो नया पैसा अगर आपके पास लमसम डालने के लिए है, देन बिकॉज यू हैव ए चॉइस, एक्टिव चॉइस, कि उसको स्मॉल कैप में डाले या लार्ज कैप में डाले या डेट में डाले एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वहां पे अगर आप पहले से ही ओवर इन्वेस्टेड हैं तो नया पैसा शुड नॉट गो डेफिनेटली। सेकेंडली, एक और चीज मैं आपको बोलता हूँ, मैंने अपने काफी सालों से चीज प्रैक्टिस करी है। देखो, एक तो होता है रीबैलेंसिंग करना पोर्टफोलियो, दो और तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को कुछ हद तक मैनेज कर सकते हो। कि पहला, इंक्रीमेंटल पैसा कहाँ डाला जाए, जो मैंने अभी डिस्कस किया। सेकेंड, आप अपने डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को टाइम कर सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप अप्रैल 2020 में हैं और आपको अपनी कार को अपग्रेड करना है, तो अप्रैल 2020 में वैल्यूएशन बहुत सस्ती थी और आपको कार अपग्रेड करनी है, यानी कि आपके पास एक कार है, तो अभी आपको ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं है, मतलब आप 6 महीने बाद क्यों नहीं अपग्रेड कर सकते। तो उस समय यू नीड टू पोस्टपोन योर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग डिसीजन। अच्छा, अगर आपने बहुत गेन बना लिया है और वैल्यूएशन थोड़ी स्ट्रेच होती जा रही है, स्ट्रेच मतलब थोड़ी भी महंगी होती जा रही है, आपका गेन बहुत आ गया है, तो एक तरीका क्या रिबैलेंसिंग करने का है कि जो आपकी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, क्या मैं 6 महीने बाद कार लेने की सोच रहा था, तो आज ही ले लो, बिकॉज उसके चक्कर में क्या होगा, आपको थोड़ा असेट लोकेशन मेंटेन हो जाएगी। आई थिंक दीज आर वेरी सिंपल टैक्टिक्स कि आप अपनी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को प्रीपोन एंड पोस्टपोन करके, डिपेंडिंग ऑन वैल्यूएशन सस्ती है या महंगी है, यू कैन मैनेज योर। अल्टीमेटली पैसा कमा किस लिए रहे हैं और रिटर्न बना किस लिए रहे हैं? यू वांट टू स्पेंड इट, यू वांट टू एंजॉय लाइफ। तो ऐसे ही मौके होते हैं जब काफी अच्छा रनअप आ चुका होता है कि आप वो डिसीजन अभी ले लो, प्रीपोन कर दो। तो दिस इज हाउ आई थिंक दैट हैज हेल्प्ड मी एज एन इन्वेस्टर ओवर द इयर्स। नहीं, बट माय टेक वुड बी कि देखा जाए तो हमें कब कैसे पता चलेगा वी आर इन द प्रेजेंट कि अभी मार्केट ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड। नाउ मैं हिस्टोरिकली देख के बोल सकती हूँ कि बट व्हेन यू लुक एट इट इन द प्रेजेंट और आपको लग रहा है अभी गाड़ी खरीदनी है एंड ठीक है, लेट मी जस्ट बाय इट नाउ, राइट? इन द प्रेजेंट आई डोंट नो आप वो डिसीजन ले पाओगे नहीं। अभी मैं हिस्टोरिकली बैठ के बोल सकती हूँ कि यस, अप्रैल that was how it was. But I completely buy your point that if you can take these small decisions, then for sure you can manage your portfolio much better. Sure. I think Namrata, for that you need to maintain checklist. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए क्या होगा जब भी क्राइसिस होगा ना, जैसे आपने अप्रैल 2020 का बिल्कुल ठीक कहा, इससे कोई डिनाई नहीं है कि जब थोड़ा पैनिक होता है ना सब जगह पे, तो कुछ भी लॉजिक चलता नहीं है, हम रैशनल सोच नहीं पाते ऐसे ह्यूमन बीइंग। इसलिए जब चीजें नॉर्मल होती है, ना ही बहुत यूफोरिक टाइम में, ना ही पैनिक के टाइम पे आप इस तरह की चेकलिस्ट पे काम कर सकते हैं। बट जब एक नॉर्मल एनवायरनमेंट होता है, तब आपको यू हैव टू पेन डाउन, यू हैव टू राइट कि क्या वो पैरामीटर्स है जिनको मैं फॉलो करूंगा। Okay.
बेसिस वैल्यूएशन, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से आप कंपेयर कर सकते हो। तो वो आपको चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी फ्लोस को लेके, वैल्यूएशन को लेके, वैल्यूएशन के पैरामीटर्स क्या होगा, एंड आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा, रिव्यू करता रहना पड़ेगा। एंड जब फिर एक्सट्रीम्स आएंगे, या तो पैनिक का एक्सट्रीम या यूफोरिया का एक्सट्रीम, तब अगर आप वो रिविजिट करोगे और डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, तो ये चीजें करना धीरे धीरे आपकी सेकंड नेचर बन जाता है और बहुत ईजी हो जाता है। Yeah. I mean, I think that's a brilliant point because अगर हम ये छोटी छोटी चीजें ही फॉलो कर ले लाइफ में, I think we can do so much better with our money. Okay, so Manoj, the next question is related to Nifty and a category which is very interesting. Nifty अभी these are levels पे हैं. अगर हम balanced advantage funds की बात करें, which basically helps us understand कि जो fund manager होता है उनका view market के लिए अभी क्या है. And at this point, the fund managers are cutting down on equity exposure. और वो large cap stocks में जो है ज़्यादा invest कर रहे हैं compared to mid cap and small cap stocks, because obviously अभी हमने discuss किया कि market valuations काफ़ी high हैं. So what is your opinion on this? And as an investor, मैं इस action से क्या takeaway ले सकती हूँ, considering fund managers doing all this? And is it time to rebalance my portfolio again? Sure. So नम्रता, देखिए ये जो कैटेगरी आपने बताई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, बेसिकली इस कैटेगरी का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस कैटेगरी का ऑब्जेक्टिव है ऐसे लोग जो इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम इक्विटी मार्केट में जो इनहेरेंट वॉलेटिलिटी है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो देयर विल बी इयर्स लाइक 2020, देयर विल बी इयर्स लाइक 2008, देयर विल बी इयर्स लाइक 2000 जब मार्केट 30, 40, 50% करेक्ट होगी। तो हर 10 साल में एक ऐसा साल आता है जब मार्केट अपने पीक से 30-40% गिर जाती है। रीजन विल बी डिफरेंट, बट एक ऐसा टाइम आता है। अब आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जिसको इक्विटी के रिटर्न तो अच्छे लगते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हो, बट आपको लगता है अगर मेरे 100 रुपए की वैल्यू 70 हो जाएगी तो मैं इतना पे नहीं देखना चाहता या नहीं देखना चाहती। तो ये कैटेगरी आती है पिक्चर में जहां आपको पार्टिसिपेशन मिलता है, बट एट द सेम टाइम वॉलेटिलिटी बहुत कम हो जाती है। अब वॉलेटिलिटी कम ये कैसे करते हैं? बैफ कैटेगरी या बैलेंस कैटेगरी, ये जैसे जैसे इक्विटी बढ़ती जाए, अब बढ़ती जा रही होगी तो आपने पार्टिसिपेशन किया होगा, आपका कुछ रिटर्न आ गया होगा, तो उस प्रॉफिट को बुक करते जाओ, थोड़ा थोड़ा इक्विटी काटते जाओ, प्रॉफिट को बुक करते जाओ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमने इक्विटी काट दिया, यहां से मार्केट बढ़ नहीं सकती। क्योंकि हमने इक्विटी क्यों काटा? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है आपको एक डिसेंट रिटर्न देना और वॉलेटिलिटी को कम करना। वॉलेटिलिटी कम तभी कर सकते हैं जब बढ़ती हुई इक्विटी मार्केट में हम थोड़ा थोड़ा इक्विटी काटते रहेंगे, सो दैट अगर वहां से मार्केट गिर भी जाती है तो हम उतना ना गिरे। तो पहली बात तो ये समझने वाली होगी, जस्ट बिकॉज most of the fund houses या some of the fund houses are cutting equity, it doesn't mean they are saying this is the peak. It is a risk mitigation strategy to reduce volatility, because यही communicate किया गया है, यही उस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। Having said that, ये बात भी सही है कि जैसे जैसे वैल्यूएशन थोड़ी एवरेज से ऊपर जाती है, इक्विटी लेवल कम होते जाते हैं। जैसे मैं अपने फंड हाउस की स्कीम के बात बताएं, अगर इसी कैटेगरी में जो हम स्कीम चलाते हैं व्हाइट ओक में, हमारी स्कीम का नेट इक्विटी लेवल 30 to 80% के बीच में घूमता है। यानी कि अगर हमें लगेगा, हमारे वैल्यूएशन मॉडल हमें सजेस्ट करेंगे कि मार्केट बहुत ही चीप है, बहुत ही सस्ती है, तो हम 75-80% इक्विटी में होंगे, और हमें लगेगा बहुत ही महंगी है तो हम 35 समथिंग लाइक दैट ऐसा रेंज में होंगे। टुडे एज आई स्पीक टू यू राइट नाउ वी आर अबाउट 50-55%, है ना? तो आप देखो हम बिल्कुल बीच में। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मार्केट ऑन एन एग्रीगेट बेसिस is somewhere closer to the fair value. Okay. है ना? तो इसका फर्दर मतलब क्या है, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इससे जुड़ा हुआ, कि फिर इन्वेस्टर को इससे क्या टेक अवे लेना चाहिए? इसका मतलब यही है कि आपको अपनी एसेट एलोकेशन मेंटेन करनी चाहिए। Okay. तो अगर आप टिपिकली 60% इक्विटी और 40% डेट में डालते हो, तो आवर मॉडल्स आर सजेस्टिंग कि आपको 60-40 पे होना चाहिए। अच्छा, अगर मान लो मैं 75% इक्विटी रख के बैठा होता अपने बैलेंस एडवांटेज फंड में, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है अगर आप 60-40 मेंटेन करते हो, टुडे यू शुड बी 70, स्लाइटली अबव इन इक्विटी, बिकॉज इट इज मोर अट्रैक्टिव। तो आपका स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन था 60, आपने टेक्निकली 10% बढ़ा दिया। आई थिंक दीज आर द स्मॉल थिंग यू कैन डू, बट बेसिस ऑन व्हाट अदर्स आर डूइंग, अगर आप डेफिनेटली 0% कर दोगे, 100% कर दोगे, दैट इज द शॉर्ट रेसिपी ऑफ लूजिंग मनी। That is the only way you can lose money. Okay. So just an add-on question to this from an investor's point of view again. As a first-time investor, क्या मेरे portfolio में BAF होना चाहिए? Yeah, definitely, because क्या होता है ना, BAF से आपको एटलीस्ट
मार्केट के मूवमेंट का थोड़ा आइडिया पड़ने लग जाता है विदाउट गेटिंग टू मच वॉलेटिलिटी इन द पोर्टफोलियो, जो शुरुआत में मार्केट के नेचर को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे जैसे इन्वेस्टर थोड़ा टाइम बिताता है मार्केट में, उसको समझ में आ जाता है कि भाई मार्केट वॉलेटाइल होती है बट लॉन्ग टर्म में ठीक हो जाती है ना, और डिसेंट वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज देती है। बट शुरुआत में ही अगर उसको एक बड़ा झटका लग जाता है, लेट्स से समबडी इन्वेस्टिंग इन जनवरी 2020, है ना, तो मार्च अप्रैल आते आते उसने देखा 40% करेक्शन हो गई या 38% करेक्शन हो गई, मेरे 100 रुपए की वैल्यू लेट्स से 70 रुपीज टाइप रह गई, कुछ 70 रह। तो अभी वो इन्वेस्टर शायद डर जाएगा, फिर कभी इक्विटी मार्केट में आएगा नहीं। बट अगर उसने इस तरह के किसी प्रोडक्ट में डाला होता, तो जब सारी मार्केट में 40% करेक्शन होती है, उसका पोर्टफोलियो भी गिरा होता बट कम गिरा होता, तो थोड़ा उसको आइडिया पड़ता, प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है कि भाई शायद रुका रहेगा। और आपको भी पता है अगर रुका रहेगा तो पैसा तो बन जाएगा। इनफैक्ट जो इन्वेस्टर उस समय रुके रहे, नया पैसा नहीं भी डाला, पैसा तो उनका भी बन गया। तो यस, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए जस्ट टू गेट अ सेंस कि मार्केट कैसे काम करती है, दीज आर वेरी गुड प्रोडक्ट्स। Manoj, there's this very beautiful study in psychology which says कि जो एक इन्वेस्टर का एक्सपीरियंस 20s में होता है, बेस्ड ऑन दैट हिज लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर मेड। सो बेसिकली अगर मान लो किसी इन्वेस्टर, लाइक यू राइटली सेड, बहुत ज्यादा इक्विटी में डाल दिया, पैसा डूब गया, एंड यू नो यू हैड अ बैड एक्सपीरियंस, इन ऑल प्रोबेबिलिटी यू नॉट कम बैक टू इक्विटी। तो आई थिंक BAF इज अ ग्रेट प्रोडक्ट टू स्टार्ट विद इन दैट सेंस कि आपको आपका उतना ज्यादा बुरा हाल नहीं होगा इन्वेस्टमेंट के मामले में। Yeah. All right. Okay. So I think now we're going to talk a little bit about SIP, because I think systematic investment plans is a beautiful way of entering mutual funds, and इसके बारे में बहुत ज़्यादा excitement है, बहुत ज़्यादा awareness भी है, lot of people know about it। बल्कि जब हम लोगों से बात करते हैं, लोग बोलते हैं mutual funds तो पता नहीं, SIP में invest कर लेते हैं हम लोग। I'm sure you would have experienced that as well. So let's understand a few things about SIPs. To start with, what I want to ask you is कि बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर्स या व्यूअर्स हमसे पूछते हैं कि जो स्टार्ट डेट होती है SIP की, डज दैट मेक अ डिफरेंस? मतलब मैंने महीने की शुरुआत में SIP शुरू करी है, या फिर महीने के मिड में SIP डेट है, या महीने के अंत में? ऑल्सो इन द लॉन्ग टर्म अगर मैं देखूं तो क्या मेरे रिटर्न्स वेरी करेंगे इफ आई इन्वेस्ट इन अ डेली SIP वर्सेस अ वीकली SIP और अ मंथली SIP? So thank you so much for asking this question, because we face this question every single day. I'm sure. And मैं कुछ 15 साल से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो 15 साल पहले भी ये क्वेश्चन आता था, 10 साल पहले भी आता था, 5 साल पहले भी आता था, और आज भी आता है। तो अभी इतना ज्यादा क्वेश्चन आने लग गया, और अभी तो आपने जैसे बोला ना कि SIP के लिए जो इंटरेस्ट है वो मल्टीप्लाई हो गया पिछले 3-4 सालों में। Yes. तो ये क्वेश्चन इतना ज्यादा आता है सोशल मीडिया पे दैट वी एक्चुअली डिसाइडेड टू डू ए थोरो एनालिसिस कि चलो हम वर्बली बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई वर्बली कुछ भी बोलो बट डजंट मेक सेंस। तो हमने थोरो एनालिसिस किया। वी टुक इट 26 इयर्स डेटा ऑफ सेंसेक्स। तो सेंसेक्स TRI का जो 26 साल का डेटा मिल सकता था, हमने उसको उठाया और हमने 1 से लेकर 28 तारीख तक सारी डेट्स में SIP करके देखी 10 साल की, कि अगर किसी ने 1 तारीख को SIP करी होती, हाँ 10 साल के लिए सेंसेक्स में, किसी ने 2 तारीख को करी होती, किसी ने 3 तारीख को की होती, किसी ने 26 साल पहले शुरू की होती, किसी ने 25 साल पहले शुरू की होती, किसी ने 24 साल, 10 साल चला है। तो 10 ईयर रोलिंग SIP रिटर्न ऑन एवरी डे। तो बहुत इंटेंस कैलकुलेशन करके हमने बताया कि कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक द डिफरेंस वाज सेकंड डेसिमल पॉइंट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, कि भाई पहली तारीख को आया 15.7% CAGR, 15.72% CAGR, किसी तारीख को आया 15.71% CAGR, किसी तारीख को आया 15.69% CAGR, और ये नंबर भी चेंज होते रहते हैं मंथ ऑन मंथ। तो एक्चुअली बिल्कुल भी मीनिंगफुल चीज नहीं है। आप कभी भी किसी भी दिन कीजिए। अब एक इन्वेस्टर से मैं बात कर रहा था, वो कह रहा था कि क्या कहते हैं, अगर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो उसकी 4 SIP चलती थी उस इन्वेस्टर की। तो कहता है मैंने क्या कर रखा, अलग अलग डेट्स पे, एक तारीख को, एक 7 तारीख को, एक 14 तारीख को, एक 28 तारीख को, ऐसे 4 तारीख में मैंने वीकली डेट उठा के मैंने 4 SIP कर रखी है। आपके एनालिसिस ने बताया कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या आप कह रहे हो कि मैं एक ही दिन पे कर दूं सारी SIP बंद करके? मैंने कहा नहीं, आपको 4 ही करनी चाहिए। तो ही सेड कि फिर 4 क्यों करनी जब फर्क ही नहीं पड़ता? तो मैंने कहा क्योंकि अगर आपको लगता है कि 4 करने से मेरा रिटर्न इंप्रूव हो जाता है तो 4 ही करो, बिकॉज SIP चलाना इंपॉर्टेंट है। अगर ये लग के आप, अगर ये फीलिंग से आप चला लोगे ना 10 साल, क्योंकि रिटर्न में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो आप 4 ही चलाओ। बट यू गॉट माई पॉइंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप डेटा क्रंचिंग करके देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड पॉइंट जो आपने पूछा, इसके लिए भी एनालिसिस किया, बिकॉज ये इतने कॉमन क्वेश्चन है।
Yeah. क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर मैं डेली SIP करूंगा तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बेटर होगी। हाँ, लेकिन ये सब चीजें 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने में शायद मैटर करती होगी टू सम एक्सटेंट, बट लॉन्ग टर्म में जाके इन सब चीजों का कोई मायने नहीं है। हमने इस पे भी एनालिसिस किया, इसी 26 साल के डेटा को उठा के, अगर किसी ने डेली SIP करी होती है, या किसी ने वीकली SIP करी होती है, या किसी ने मंथली SIP करी होती है, ओवर द लास्ट 26 years in Sensex to ARI, the SIP return for daily, weekly and monthly is 14.3% CAGR XIRR। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। Okay. इनफैक्ट एक फर्क पड़ता है जब आप डेली SIP करते हो। इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई एम अगेंस्ट डेली SIP। हालांकि अगर कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो आई शुड बी न्यूट्रल कि भाई किसी में भी कर दो, बट यू नो इट इज ए पेन। यू विल हैव 250 ट्रांजेक्शंस in a year in your statement of account in your bank account, number one। यूजुअली इन्वेस्टर 3-4 SIP चलाते हैं, तो सोचो अगर 4 SIP चलती है और चारों डेली SIP है तो 1000 ट्रांजेक्शंस है। एंड देन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जब आप पैसा भी विड्रॉ करोगे तो कैपिटल गेन भी अलग लगता है। तो मतलब इट इज सच अ पेन, ऑपरेशनल नाइटमेयर है आपके लिए भी। आपके बैंक में भी ट्रांजेक्शन आएगी, इनकम टैक्स की कभी क्वेरी आ जाएगी, तो मतलब टू दैट एक्सटेंट अगर आपको करना भी है तो वीकली कर लो यार, एटलीस्ट कुछ तो ट्रांजेक्शन कम होगी, बट इट डजंट मैटर। Okay. So maybe from a returns point of view, you're absolutely right. I don't think it makes much of a difference. But I'm just thinking more from a psychological point of view again. अगर मैं डेली SIP कर रही हूँ 500 रुपए की, तो मेरे अकाउंट से हर रोज 500 रुपया निकल रहा है, वर्सेस 15,000 एक साथ अगर एक दिन पे निकले। So I'm just thinking from that point of view, do you think psychologically एक इन्वेस्टर शायद ज्यादा डिटर्मिन्ड रहेगा डेली SIP में, बिकॉज 500 रुपए निकल रहा है, उतना फर्क नहीं पड़ रहा है? Do you think that ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी, और इसमें एक और पर्सपेक्टिव भी देता हूँ। तो पहला तो ये है कि अगर फिर भी कि छोटा अमाउंट, ये फैक्ट है कि निकलता है तो इतना चुभता नहीं है, तो 5 दिन में एक बार निकल जाया करेगा, वीकली में 5 दिन में निकलता है ना, तो एटलीस्ट यू कैन कट डाउन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बाय 5। सेकेंडली, इसका एक रिपरकशन भी है। आपको जितनी बार पैसा कटता हुआ दिखेगा ना, है ना, और आपको दिखेगा मार्केट नीचे जा रही है, और जब मार्केट नीचे जाती है ना 20%, तो हर न्यूज़पेपर की हेडिंग में होता है कि मार्केट फर्दर नीचे क्यों जाएगी, है ना, एंड आपका सर्कल में होता है कि क्यों इकोनॉमी गिरती रहेगी। और हर दिन जब वो ट्रांजेक्शन एंट्री आती जाती है ना, तो आपको लगता है रुकवा दो, क्योंकि बड़ा क्लियर है कि मार्केट तो यहाँ से गिरती जाएगी, लॉकडाउन हो रखा है, न्यूज़पेपर घर पे नहीं आ रहे, ट्रेन नहीं चल रही है, सारी दुकानें तो बंद है, तो इकोनॉमी इतनी पुअर शेप में है, तो मार्केट बढ़ कैसे सकती है। और एवरी डे यू आर गेटिंग दिस ट्रिगर, बिकॉज SMS आता है, ईमेल आती है, बैंक से SMS आता है कि आपका पैसा कट रहा है, तो आपको दिख रहा है भाई साफ तो दिख रहा है मार्केट चलने वाली नहीं है, पैसा कट रहा है। तो एक्चुअली आपने साइकोलॉजी की बात करी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रिवर्स साइकोलॉजी क्या है कि जितनी बार आपको दिखाई देगा कि आप कहीं पे इन्वेस्ट करो, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आप इंटरवीन करोगे। एंड द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इन अ लॉन्ग टर्म SIP इज टू इंटरवीन, बिकॉज द मोस्ट लाइकली सिनेरियो है कि जब आप इंटरवीन कब करोगे, जब आपके रिटर्न खराब होंगे। जब आपके रिटर्न अच्छे होंगे तो आप कहोगे एक और SIP क्यों नहीं कर दी मैंने, और आप एक और SIP चलाओगे। आप इंटरवीन कब करोगे, आप SIP कब बंद करोगे, जब रिटर्न खराब होते हैं, बिकॉज तब आप क्वेश्चन करते हो कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत, एंड दैट इज प्रिसाइसली इज द वर्स्ट टाइम टू स्टॉप SIP। Yeah, absolutely. Okay, so SIP के related I told you मेरे पास 3 questions हैं, and I think all 3 are very very important. This question which I think is so relevant, लेकिन बहुत लोग follow नहीं करते हैं। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, लॉजिकली मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए, एंड मोस्ट ऑफ अस डोंट रियली फोकस ऑन दैट। हमारी इनकम बढ़ती है, हम पैसा खर्च करना शुरू कर देते हैं, बट वी डोंट नेसेसरली इंक्रीज आवर इन्वेस्टमेंट्स। Step up SIP, which is obviously one facility which is available to us, कि हम at regular maybe on an annual basis अपने SIP के अमाउंट को X% से बढ़ा सकते हैं, and we've seen that with step up SIP आपका wealth creation obviously compound होता है। So firstly help us understand, Manoj, कि step up SIP का benefit क्या होता है, and as an investor please make our investors understand कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपको step up SIP भी ऑप्ट करनी चाहिए। हाँ जी, देखो डेफिनेटली होता क्या है कि स्टेप अप SIP, जैसे आपने बोला नम्रता, कि कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, और इनफैक्ट ऐसे लोगों के लिए ही ये डिजाइन हुआ है जो लोगों को एक्सपेक्टेड है कि भाई मेरा इनकम लेवल बढ़ने वाला है, जो कि टिपिकली अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आपकी एवरी ईयर, मतलब ऑब्वियसली देयर इज अ कैविएट कि एवरी ईयर बढ़ती नहीं है सैलरी हम एम्प्लॉइज की, बट ठीक है आप मान सकते हो मोस्टली ईयर्स में आपकी सैलरी बढ़ेगी। तो क्या होता है स्टेप अप SIP में, अगर आप 10,000 रुपीज पर मंथ की SIP अभी चला रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन है लेट्स से 5% या 10%, लेट्स से
आप हर साल 500 रुपए या 1,000 रुपए SIP बढ़ाते हो तो पहले 12 महीने आपके 10,000 रुपए कटेंगे, 13वें महीने ऑनवर्ड टिल 24 मंथ्स आपके 11,000 रुपीज कटेंगे अगर आप 1,000 एक्स्ट्रा बढ़ाते हो हर महीने रुपी टर्म में। और फिर उसके बाद इसी तरह से हर साल आपका 1,000 रुपए ज्यादा की SIP चलती जाएगी। इससे फायदा क्या होगा, लेट्स से जब आपने SIP शुरू करी होगी तो आपका एक गोल होगा, Yeah. तो उस गोल का भी नाम दे देते, लेट्स से रिटायर, कि आपने 30 इयर्स की एज में SIP चालू करी 10,000 की, और आपका गोल था कि भाई एट द एज ऑफ 55 मैं रिटायर हो जाऊंगा, उसके लिए मुझको कितना पैसा चाहिए। तो आपने एक रिवर्स कैलकुलेशन करी कि भाई 55 साल की एज में अगर मुझे रिटायर होना है और मेरा आज XYZ खर्चा है पर मंथ 1 लाख रुपीज, तो आज से 55 साल के बाद मेरा वो मंथली खर्चा क्या होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन की कोई आप एक असम्पशन ले लोगे 4-5-6% की। तो उसको अचीव करने के लिए कि अगर मेरी फाइनल एज 85 के आसपास होने वाली है तो मुझे 30 इयर्स की कैश फ्लो चाहिए, क्योंकि 55 के साल के बाद तो मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो मेरी एक्टिव इनकम कुछ आएगी नहीं, मुझे पैसिव इनकम चाहिए। तो मुझे कितना कॉर्पस इकट्ठा करना है, लेट्स से दैट नंबर इज 5 करोड़ रुपीज। तो वापस रिवाइंड करते हैं कि आपकी 30 इयर्स की एज है एंड 55 की एज पे आपको रिटायर होना है, तो आपने कैलकुलेशन करी कि एट 55 की एज अगर मेरे को 5 करोड़ रुपीज का कॉर्पस बन जाए तो लाइफ सॉर्टेड है। तो उसके लिए मुझे 10,000 रुपीज की SIP चालू करनी है। अब टॉप अप SIP से फायदा क्या होता है, या इसको स्टार्टअप SIP बोलते हैं, अलग अलग नाम से बोला जाता है, जिसमें अमाउंट बढ़ता जाता है। कि जो आप 55 साल में रिटायर होने की सोच रहे हो, आप 45 की एज में रिटायर हो सकते हो, तो आपके पास 10 अच्छे साल रहेंगे जहां पे आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हम किस लिए कर रहे हैं कि भाई लाइफ एंजॉय करने के लिए। अब 55 साल के बाद एंजॉय करना है आपको लाइफ, या 45 की एज पे एंजॉय करना है, 40 के एज पे एंजॉय करना है, वो हेल्प करती है ये अपनी टॉप अप SIP। तो मुझसे पूछोगे तो भाई मेरे को जल्दी रिटायरमेंट होना है, अगर मैं रिटायर ना भी हूँ मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए दैट आई एम फाइनेंशियली सिक्योर। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फायर, है ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर। अभी एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है, उसको बोलते हैं वाटर। Okay. व्हाट आफ्टर दे रिटायर अर्ली। Okay. ओके, तो अब कई लोग हैं कि रिटायर मेंटली रिटायर होना चाहते हैं कि भाई मेरे को कंपल्शन नहीं होना चाहिए काम करने, बट एट द सेम टाइम रिटायर होकर करूंगा क्या 40 की एज पे, तो काम करते रहना चाहिए। तो ये जो टॉप अप SIP है ना, ये आपको इंश्योर करती है कि आपको मेंटल पीस मिल जाती है 40-45 की एज पे ही, आपको 55 साल की एज तक वेट करना नहीं। 40 के बाद आप काम करिए, बट वो काम करिए जो आपको पैशन है, जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, बट आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो। तो यस, टू सम अप, ये बहुत अच्छा टूल है। SIP is a great tool to bring discipline. Top up SIP is another great tool to bring discipline Sure. for your future investment. Okay. है ना, आप SIP तो आपको डिसिप्लिन लेके आया कि हर महीने XYZ में इन्वेस्ट करूंगा। टॉप अप क्या लेके आया कि आपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भी आज ही डिसाइड करती कि मैं कहाँ डालूंगा। नहीं तो एवरी ईयर व्हेन यू हैव सरप्लस मनी यू हैव टू डिसाइड अब क्या करूं। और जब आप हर साल डिसाइड करोगे कि अब मुझे क्या करना है, हर साल आपके इमोशंस अलग होंगे डिपेंडिंग ऑन मार्केट का लेवल क्या है। तब आप ये भूल जाओगे कि लॉन्ग टर्म में SIP करने में इक्विटी में बेनिफिट होता है। तब शायद किसी एक साल आप ये सारी कहानी भूल के वो सारा पैसा FD में डालना शुरू कर दोगे। हाँ, लेकिन अगर आप आज जब ठंडे दिमाग से SIP चलाने की सोच रहे हो क्योंकि डिसिप्लिन लेके आती है, तो आने वाली इंस्टॉलमेंट के लिए भी डिसिप्लिन अगर आज ही होना है Yeah. तो वो है टॉप अप SIP। Okay. Wonderful. Thank you. I'm sure हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं या व्यूअर्स हैं, they would have definitely learned कि हमें एटलीस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाते रहने चाहिए along with the increase in our income, right? And I hope that's a good takeaway they have from this. Okay, so now is there any significant difference कि अगर मैं मान लीजिए लार्ज कैप फंड्स में SIP कर रही हूँ वर्सेस मिड कैप फंड्स वर्सेस स्मॉल कैप फंड्स, एज एन इन्वेस्टर हमारे पास अलग अलग फंड्स में हम SIP करते हैं, सो इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स इन द लॉन्ग टर्म? Yeah. So for if they are genuine long term investors ना, देखो मैंने बहुत टाइम ये देखा है कि genuine long term investors. हाँ, तो ये भी मैं बताता हूँ। तो मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। आई ऑलवेज डाउट व्हेन पीपल से आई एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, बिकॉज दो बातें, पहले तो सबकी लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन अलग होती है। कई लोगों की डेफिनेशन 6 मंथ्स भी लॉन्ग टर्म होता है। Yeah. हाँ, है ना। तो एक तो पहले तो सबकी डेफिनेशन अलग होती है। दूसरी, यू टॉक टू समबडी, आज किसी से बात करोगे कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी होती है SIP में 7 साल 10 साल 15 साल, तो बोले हाँ हमारी करा तो वी आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर।
But the moment they see their return going down by let's say 10%, which any day can happen, तो उनका लॉन्ग टर्म फिर लॉन्ग टर्म रहता नहीं है. तो पहले तो आई ऑलवेज डाउट व्हेन पीपल से आई एम ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, बट किसी ने अगर 2020 देखा है Yeah. और इन्वेस्टेड रहा है, अपनी एसआईपी चलाई है, या किसी ने 2008 देखा है, इन्वेस्टेड रहा है अपनी वो जेन्युइन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है. सो इफ यू आर जेन्युइन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, एक्चुअली मिड कैप एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे लॉन्ग टर्म एसआईपी ने डेटा बताता है Sure. has given far better return than large cap. Okay. So small and mid cap both over the long term should generate better return from SIP. अगर हम genuine long term SIP की बात करते हैं, 10 साल की SIP की बात करते हैं, 10 साल प्लस की SIP की बात करते हैं, small and mid cap है, within that segment intuitively ऐसा लगता है कि small cap should have generated better return. बट अगर आप एटलीस्ट इंडेक्स लेवल पे देखें, लार्ज कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स इज नॉट ओनली हैज जनरेटेड द हाईएस्ट रिटर्न ऑन एन एवरेज की बात करें तो, प्लस द कंसिस्टेंसी इज फार हायर इन मिड कैप सेगमेंट एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप. तो हमारे को डेटा बताता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेट्स से मोर देन 12% काइंड ऑफ XIR रिटर्न इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन मिड कैप सेगमेंट. So Manoj, अभी हमने we spoke about BAF as a category for first time investors कि it's a good category to have. तो ये questions हम अपने सारे speakers से पूछते हैं because I do think it's so vital for all of us to understand कि अगर हम एक first time investor हैं तो हमें कौन सी categories से अपना investments शुरू करना चाहिए. People could have different opinions, but I do believe that it is a very important question for all of us to answer. As people who come from this industry, and to help people who want to invest understand this. So please help my viewers understand कि अगर मैं अभी इन्वेस्टमेंट इस साल में शुरू कर रही हूँ 2023 में, तो मुझे कौन सी कैटेगरीज पे फोकस करना चाहिए एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर. देखिए, इसका एक जेनरिक आंसर देता हूँ और आपने बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा. 2023 में कोई शुरू कर रहा है आज अगस्त में बैठ के और ये सितंबर अक्टूबर के आसपास अगर शुरू कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए. देखो, जेनरिक तो है कि जैसे आपने बैलेंस एडवांटेज बोला, ये तो थोड़े जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब ठीक है, पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी ने बोला है इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट उनसे बात करके आपको समझ में आता है कि इन्होंने कह तो रहे हैं, बट अगर -10% देखेंगे तो घबरा जाएंगे. आई थिंक -20 देखेंगे तो बिल्कुल ही पैनिक में आके सब कुछ रिडीम कर लेंगे. उनके लिए इट इज बेटर कि वो थोड़ी कंजर्वेटिव कैटेगरीज में जाएं. तो बैलेंस एडवांटेज फंड या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, आज की डेट में आज के मल्टी एसेट एलोकेशन फंड अलग है एज कम्पेयर टू व्हाट वी नो. बिकॉज पहले क्या होता था, मोस्ट ऑफ द मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स वर टारगेटिंग इक्विटी टैक्सेशन. तो वो 70% इक्विटी रखते थे और 10% गोल्ड रखते थे. अभी आज की डेट में जैसे जैसे इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है तो बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है rather कि क्या सेलेबल है. जैसे हमने भी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जो कि बहुत कंजर्वेटिव है, हमारा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड बहुत कंजर्वेटिव है. तो इस तरह के प्रोडक्ट्स में आप शुरू कर सकते हैं. अदरवाइज फ्लेक्सी कैप फंड, अगर आपको इक्विटी में आना ही है, प्योर इक्विटी में आपको बात करके लगता है क्लाइंट से कि भाई हाँ ये थोड़ी वॉलेटिलिटी आएगी भी तो चल जाएगा. तो सेकंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर कि वो किसी भी कैटेगरी में इन्वेस्ट करे, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप या बैलेंस एडवांटेज फंड, साथ में एसआईपी भी शुरू करें. दैट विल इंश्योर कि अगर नियर टर्म में वॉलेटिलिटी आती भी है, जो कि कभी भी आ सकती है, एसआईपी विल इंश्योर कि एट ऑल लेवल यू आर एटलीस्ट बाइंग और आपकी एवरेजिंग होती रहेगी. तो while many a times I hear people telling कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को कौन से प्रोडक्ट में जाना चाहिए, बट इफ यू आस्क मी, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको एसआईपी भी करनी चाहिए. सेकंड, आज की डेट में जैसे अब क्या है कि मे बी फ्लेक्सी कैप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को शुरू करना चाहिए, या हम बोलते हैं आज की डेट में व्हेन यू आर स्टार्टिंग लेट्स से फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इट इज इंपॉर्टेंट यू रियलाइज द फैक्ट कि मार्केट्स आर नॉट वेरी चीप और अपने फेयर वैल्यू या फेयर वैल्यू से थोड़ा ऊपर है कुछ सेगमेंट. इसका मतलब यहाँ से वॉलेटिलिटी बढ़ती रहेगी. इसका मतलब टुडे इफ समबडी स्टार्टिंग वेरी फ्रेश, दे शुड स्टार्ट विद एसआईपी. So one time investment इस मार्केट में नहीं करना चाहिए is what you would recommend. If you are about to invest in small and mid cap and you are the first time investor, I think it is better you start with SIP. But you recommend BAF, you recommend BAF allocation, and you recommend flexi cap funds. That's flexi cap, but with a combination of SIP. मतलब even if you are putting 100 rupees in flexi cap fund, it is suggestible that you start a 5 rupees SIP also. Fair enough. All right. So now Manoj, हम हमेशा ये मानते हैं कि दूसरों की गलतियों से सीख लो
और खुद गलती मत करो, राइट? आई एम नॉट श्योर कि हम लोग गलतियां नहीं करेंगे. ऑल ऑफ अस एज इन्वेस्टर्स मेक मिस्टेक्स, बट देन इट्स ऑलवेज गुड टू लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक्स. सो टेल अस सम ऑफ द मिस्टेक्स दैट यू हैव मेड इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी एंड सम ऑफ द लर्निंग्स दैट यू हैव हैड, जिससे हम भी सीख पाए कि हमें क्या करना चाहिए. Okay, so this is interesting. So yeah, I think तो मैं आपको बता दूं थोड़ा बैकग्राउंड अपना. मैं कुछ 15 साल से एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहा हूँ इक्विटी मार्केट के अंदर वाया म्यूचुअल फंड एंड वाया स्टॉक्स एक्सेट्रा. अच्छा. तो मेरी जो लर्निंग रही इनिशियल ईयर्स में, एंड आई वाज वेरी लकी कि आई वाज वर्किंग विद सम ऑफ द टॉप ब्रेन्स इन इंडिया. एक फायदा क्या होता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करने का, सो आई मीन असेट मैनेजमेंट कंपनी फ्रॉम लास्ट 15 years, कि यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद लॉट ऑफ सीजन्ड इन्वेस्टर्स who are not only investing their money but they are managing, you know, billions of dollars others money. अच्छा. तो आप उनकी लर्निंग से सीख सकते हो. तो एक मेरे को ये बेनिफिट मिला. बट इनिशियल फेज में और जो मेरा इन्वेस्टमेंट फेज था, तो व्हाट आई रियलाइज, जो आज मुझे लगता है कि मैंने साइजिंग नहीं करी. तो वन ऑफ द लर्निंग इज साइजिंग. साइजिंग मीन्स दैट लेट्स से सम पीपल से दैट मैंने एसआईपी चालू कर दी है. उससे पूछोगे कितने की एसआईपी चालू करी है, वो बोलेगा मैंने 500 रुपए की एसआईपी चालू कर दी है. तो देखो, देयर इज नो हार्म इन इट इफ यू आर स्टार्टिंग 500 रुपीज एसआईपी, बिकॉज आपको देखना है कि आप कितना सेव कर सकते हो. बट इफ यू कैन सेव 5000 रुपीज पर मंथ एंड इफ यू आर इन्वेस्टिंग ओनली 500 रुपीज, तो क्या होता है, एसआईपी 500 रुपए या 1000 रुपए की एसआईपी करने से आपका पोर्टफोलियो का आईआरआर बनता है, बट वेल्थ नहीं बनती. तो जो चीज एक लर्निंग है वो ये है कि sometimes people put lot of focus on IRR, CAGR जिसको बोलते हैं, मेरे पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या आया. जो मैंने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया है उस पोर्टफोलियो का रिटर्न 15% CAGR है या 20% CAGR. कोई बोलेगा कि मैं जब से इन्वेस्ट करना शुरू किया है मेरे पोर्टफोलियो का रिटर्न 25% CAGR है, बट इन्वेस्ट कितना किया है, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए. तो CAGR आपकी लाइफ नहीं चेंज करेगा. आप 25% CAGR नहीं बनाओ, आप सिर्फ 12% CAGR बनाओ या 15% CAGR बनाओ, बट अगर बनाओगे 10 लाख रुपए के ऊपर, 20 लाख रुपए के ऊपर, दैट विल क्रिएट वेल्थ. इसको बोलते हैं साइज करना, अपनी पोजीशन को साइज करना. अब साइजिंग जो होती है ना, साइजिंग करने के लिए आपको कन्विक्शन चाहिए. और जो भी लोग एक जिसको एक बोलते हैं ना डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसमें होते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, फिर आते हैं कचरा कैप. ओके, तो कचरा कैप में आपको कन्विक्शन आ ही नहीं सकती साइजिंग करने की. तो वाइल यू कैन डेफिनेटली मेक मनी कि मैंने उसमें 10 रुपए के स्टॉक में डाला, 100,000 रुपए डाला, वो 10,000 रुपए हो गया, एक ऐसी स्टोरी सबके पास होती है. हाँ, लेकिन उससे आपका पैसा नहीं बनता, उससे सिर्फ आप बोस्ट कर सकते हो. तो ये जो लर्निंग मेरे को बहुत इनिशियल फेज में मुझे मिल गई कि भाई साइज करना है, और साइज आप सिर्फ कन्विक्शन के साथ ही कर सकते हो. कन्विक्शन के लिए आपको थोड़ा क्वालिटी की तरफ आना पड़ेगा. So I think this is one learning. Second learning is the fact that you have to create checklist. और जो checklist है, तो जैसे जितने भी पायलट होते हैं उन सबके पास एक चेकलिस्ट होती है कि भाई प्लेन में बैठते होते हैं, टिक टिक करते हैं कि सारी चीजें ऑन है. तब अब ये सोचिए कि अगर बीच में प्लेन में कुछ गड़बड़ हो गई है, अब वो पायलट उस समय थोड़ी चेकलिस्ट बनाएगा. चेकलिस्ट तो आपको जब आप ग्राउंडेड हो तब बनानी होती है कि अगर प्लेन में गड़बड़ हो जाए तो आपको क्या करना है. उस पैनिक वाली सिचुएशन में यू कैन नॉट मेक एनीथिंग. तो आप सोचिए, पैनिक वाली सिचुएशन जो हमने पायलट के लिए अज्यूम करी है, वो इन्वेस्टर की पैनिक सिचुएशन क्या होती है. लेट्स से रीसेंट एग्जांपल मार्च 2020. तो इन मार्च 2020 यू कैन नॉट मेक चेकलिस्ट, बिकॉज तब तो आप पैनिक के अंदर हो, तब तो आपको चेकलिस्ट यूज करनी है. वो चेकलिस्ट जब आपने तब बनाई होगी जब चीजें नॉर्मल होगी. तो चेकलिस्ट मेड, पहली बात है चेकलिस्ट बनाना है, बट चेकलिस्ट मेड एट द टाइम ऑफ यूफोरिया और एट द टाइम ऑफ पैनिक आर ऑफ नो यूज. तो चेकलिस्ट आपको बनानी है जब चीजें नॉर्मल हो, और उनको फॉलो करना है जब पैनिक हो और यूफोरिया हो. यूफोरिया में लोग चेकलिस्ट को फॉलो नहीं करते, पैनिक में भी नहीं करते, बट सरप्राइजिंगली यूफोरिया में तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, क्योंकि मार्केट बढ़ती जा रही है. जैसे आज की डेट में इफ आई टेल समबडी कि भाई तुमने जिस माइक्रो कैप्स में पैसे डाला हुआ है वो थोड़ा स्ट्रेच हो गए हैं, थोड़ा कट कर लो या एटलीस्ट नया पैसा मत डालो, तो पहले तो करेगा नहीं. लेट्स से उसने कर लिया और मार्केट फिर से 5% ऊपर हो गई या उसका स्टॉक फिर से 5% ऊपर हो गया, तो फिर उसको लगेगा भाई ये तो मैंने गलती कर दी. बट द फैक्ट इज दैट अगर आप डिसिप्लिन बनाए रखते हो तभी जाके आप पैसा बना पाओगे. अदरवाइज आई हैव सीन पीपल मेकिंग मनी, 10 रुपीज का स्टॉक 100 हो गया, 100 रुपीज का फिर 10 हो गया,
अच्छा, आपको एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ, आई टेक 1 more minute. आई हैव सीन पीपल, तो बिटकॉइन का एग्जांपल लेते हैं, ओके. तो एक मेरा फ्रेंड है, उसने $1,000 जब बिटकॉइन था, अप्रोक्सीमेटली, आई एम गिविंग यू अप्रोक्सीमेट नंबर, $1,000 जब बिटकॉइन था तो उसने इन्वेस्ट किया, एंड इट वेंट टू लेट्स से सम $40,000-50,000 पे पहुंच गया बिटकॉइन. नाउ बिटकॉइन स्टार्टेड टू करेक्ट. अभी बिटकॉइन करेक्ट होके लेट्स से 50,000 से 30,000 आया, बट दैट गाय वाज एट लॉस. नाउ हाउ इट इज पॉसिबल? अगर उसने $1,000 पे बाय किया तो ओके, 50,000 से 30 आया तो अपॉर्चुनिटी लॉस है, बस लॉस पे कैसे हो सकता है? बट लॉस पे था. क्यों? क्योंकि $1,000 पे यू हैव इन्वेस्टेड ओनली लेट्स से $100, और जब वो बढ़ता गया तो आपकी कन्विक्शन बढ़ती गई. एट $50,000 जब बिटकॉइन था तो दैट गाय इन्वेस्टेड बल्क ऑफ द मनी, तो आपकी एवरेजिंग लेट्स से 45,000 के आसपास हो गई. तो यू डोंट नीड इट टू करेक्ट बाय 90%, इवन एट 10% करेक्शन लॉस मनी. तो होता क्या है कि मेनी अ टाइम people make these mistake के you buy something that you don't understand, and जो वो थोड़ा बढ़ने लगता है तो आपको लगता है कि मेरी जो नैरेटिव था वो सही है. तो पहले क्या होता है, एक there is a thing called price driven narrative and narrative driven price. ओके, तो कोई नैरेटिव होता है, कोई स्टोरी होता है, प्राइस बढ़ता है, तो क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है तो फिर हम नैरेटिव बना देते हैं. तो कई स्टॉक्स में आज की डेट में ऐसे ही हो रहा है, कई थीम में ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि नैरेटिव था तो प्राइस बढ़ा. अब क्योंकि प्राइस बढ़ता जा रहा है तो हम नैरेटिव बनाते जा रहे हैं कि अगले 10 साल भी ये चलता रहेगा, तो ये होता नहीं है. तो इन शॉर्ट दो चीजें जो मैंने सीखी है, और जो मेरे को लगता है कि अगर मैंने बहुत पहले कर ली होती तो आज मैं और बेटर कंडीशन में होता, वो है कि साइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. CAGR से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपने वेल्थ कितनी बनाई, जो कि साइजिंग से आती है. और सेकंड है कि आपको चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी ठंडे दिमाग से, और पैनिक और यूफोरिया में उसको फॉलो करना पड़ेगा डिसिप्लिन तरीके से, तभी आप बनाए हुए गेन को बुक कर सकते हो, अपने पॉकेट में ला सकते हो. Wonderful. I think such an amazing takeaway, honestly, even for me. But, I do think that you're absolutely right. I mean, ये बहुत छोटी चीजें हैं, but they can make such a big difference. You're absolutely right. Okay, so now just the last question for you, Manoj. So tell us a book recommendation. That's something we ask all our speakers. But apart from that, आजकल obviously शायद book का उतना craze ना हो. People may want to watch something interesting, listen to a good podcast. तो आप हमें ये तो बताइए कि क्या ऐसा कोई पॉडकास्ट है या कोई OTT पे if there's something interesting that I can watch which will just help me become a better investor, and a book recommendation, of course, whatever you think would help us. I think so. I think following this guy, मतलब अभी तो बहुत नोन है, बट मैं काफी सालों से उनके ब्लॉग्स पढ़ता आ रहा हूँ, मॉर्गन हाउसेल. तो उनकी बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी. मतलब आई एम श्योर आपके इस प्लेटफॉर्म पे भी कई लोगों ने कई बार ये वाली रिकमेंडेशन दी होगी, बट आई स्ट्रांगली बिलीव, हाँ, आई थिंक दैट इज फैंटास्टिक बुक. इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, इनके ये जो बुक आई थी तो कुछ साल पहले ही आई है, बट ही यूज्ड टू राइट इन हिज कॉलम. तो वो कॉलम मैं बहुत सालों से पढ़ता आ रहा हूँ, एंड दिस बुक इज एक्चुअली अमलगमेशन ऑफ ऑल दोस कॉलम्स, उनकी जो छोटी छोटी फाइंडिंग रीडिंग है. तो आई थिंक अभी भी ही कीप ऑन राइटिंग ऑन दैट इन दैट ब्लॉग. तो उनकी वेबसाइट के ऊपर उनके आर्टिकल आते रहते हैं. तो आई थिंक फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स आई थिंक इट इज अ मस्ट. It is a must. So this is one thing. I don't want to give you too many things, but I'll tell you this is one thing everybody should read. Sure. Perfect. Thank you so much, Manoj. I think it was a wonderful, wonderful conversation. I'm sure हमारे viewers को काफी takeaways मिले होंगे, and we try to come up with new questions every time, and I think we had a lot of interesting questions today. So thank you so much for your time, and we truly want to thank you and your team for putting all this together and being so kind and coming on our show. So thank you so much. So thanks to you, आपने हम सबको हमें इनवाइट किया और अपने व्यूज शेयर करने का मौका दिया अपने व्यूअर्स के साथ. ऑल द वेरी बेस्ट. Thank you. Wow, what a wonderful conversation with Mr. Manoj. I'm sure आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, and I'm sure you guys are waiting for the next one. तो जल्दी से जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए उनको मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने मिस्टर मानोज से ये पूछा कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं, तो क्या उसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट होगा. तो मिस्टर मानोज सेज दैट इंडिया इंपोर्ट्स मोस्ट ऑफ इट्स क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट, एंड इसकी वजह से इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ता है. दैट्स बेसिकली द इन्फ्लेशन बिकॉज
बिकॉज ऑफ इम्पोर्टेड कमोडिटीज। अब ऐसा होता है तो गवर्नमेंट हैज टू गिव सब्सिडीज और जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट पे इम्पैक्ट होता है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन विल डिटरमिन कि इंडियन स्टॉक मार्केट कैसे करेगी। फिर हमने मिस्टर मनोज के साथ थोड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट के बारे में बात करी एंड द फैक्ट कि अभी काफी ओवर वैल्यूड है एंड द इन्वेस्टर्स आर रियली वरीड। तो मिस्टर मनोज सेज कि एज एन इन्वेस्टर अगर आपने इस सेगमेंट में अच्छे से इन्वेस्ट किया हुआ है विच बेसिकली मीन्स कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिल गए हैं, तो मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में और पैसा डालने की जरूरत नहीं है। एंड आइडियली स्पीकिंग फ्रॉम these segments आपका अभी मॉडरेट एक्सपेक्टेशन ही होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, क्योंकि अभी आपको वैसे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे जो पोस्ट कोविड इन्वेस्टर्स को मिले हैं। Then we also asked Mr. Manoj, we spoke to Mr. Manoj about balanced advantage funds or BAF as a category, and he says कि balanced advantage funds जो first time investors के लिए अच्छे माने जाते हैं because these are ideal for such investors जिनको equity market में participate करना है लेकिन बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी नहीं चाहिए। सो ही ऑल्सो सेज कि बैलेंस एडवांटेज फंड्स ऐसे फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे माने जाते हैं बिकॉज ये फंड्स उनको हैंड होल्ड करते हैं एंड अगर उनको बैलेंस एडवांटेज फंड्स की जगह वो प्योर इक्विटी में डालते तो शायद दे वुड हैव एग्जिटेड द इक्विटी मार्केट आफ्टर इनकरिंग ह्यूज लॉसेस। ही ऑल्सो सेज कि बैलेंस एडवांटेज फंड्स में हमें लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखना चाहिए स्पेशली फॉर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स टू जनरेट वेल्थ फॉर योरसेल्फ बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। फिर हमने मिस्टर मनोज से ये पूछा कि जब हम SIPs की बात करते हैं तो क्या कोई एक आइडियल डेट या आइडियल फ्रीक्वेंसी होती है SIP करने के लिए। तो मिस्टर मनोज सेज कि अपनी SIPs को कंटिन्यूसली रन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंस्टेड ऑफ रनिंग मेनी SIPs। ही सेज कि बेस्ड ऑन द स्टडी देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स अगर आप डेली वीकली या मंथली SIP कर रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप मंथली SIPs करते हैं ओवर अ डेली SIP तो आपका वो जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होता है वो थोड़ा कम रहता है विच रिड्यूसेस द हैसल। फिर हमने थोड़ा स्टेप अप SIP के बारे में भी बात करी एंड मिस्टर मनोज सेज कि स्टेप अप SIP एक इन्वेस्टर को अपॉर्चुनिटी देते हैं टू बिल्ड मोर वेल्थ एंड टू रिटायर अर्ली। ही सेज कि जब इन्वेस्टर्स की इनकम बढ़ जाती है तो उनको पता नहीं रहता है कि उनको एक्स्ट्रा इनकम कहाँ इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो अगर आप वही एक्स्ट्रा इनकम इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो है लॉन्ग टर्म में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा ओवर मोर अमाउंट जिसकी वजह से आप ज्यादा कॉर्पस बिल्ड कर पाएंगे। फिर हमने मिस्टर मनोज से पूछा कि जो फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं उनको किन कैटेगरीज से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए। तो मिस्टर मनोज सेज एज फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स आप फ्लेक्सी कैप फंड्स या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड से शुरू कर सकते हैं बट ट्रूली द फोकस शुड बी टू स्टार्ट थ्रू SIPs। एंड ऑल्सो सेज कि एज अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर अगर आपको मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो दैट इन्वेस्टमेंट शुड डेफिनेटली बी थ्रू SIPs। फिर हमने मिस्टर मनोज से की कुछ लर्निंग्स के बारे में पूछा फ्रॉम द इक्विटी स्पेस एंड मिस्टर मनोज सेज कि जनरली इन्वेस्टर्स का जो फोकस होता है वो CAGR या रिटर्न्स के ऊपर होता है फ्रॉम देयर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स बट व्हाट दे मिस आउट इज कि आपको जो अपना क्वांटम ऑफ इन्वेस्टिंग भी देखना चाहिए कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 25% CAGR मिला है लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिर्फ 10,000 रुपीज है वो आपकी मदद नहीं करने वाला है वर्सेज आपको 12% CAGR मिला है लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख है। तो अगर आपको ट्रूली एक मीनिंगफुल पोर्टफोलियो बनाना है एंड इफ यू रियली वांट टू एंजॉय द रिटर्न्स देन यू शुड लुक एट द क्वांटम ऑफ इन्वेस्टिंग एज वेल। देन ही ऑल्सो सेज कि आपको एक चेकलिस्ट क्रिएट करनी चाहिए स्पेशली ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स और ये चेकलिस्ट आपको फॉलो करनी चाहिए ड्यूरिंग पैनिक एंड यूफोरिया। एंड द लास्ट थिंग दैट ही सेज वाज कि आपको जो है कभी भी ऐसे किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जो आपको समझ में नहीं आता है। So that was about it in this particular episode. I'm sure इस एपिसोड से आप सबको बहुत सारी learnings मिली होंगी। I do hope you liked it. Please like this video, share it with everyone, and do subscribe to the Grow Mutual Fund channel. And I'll see you next week. Thank you. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.